सभी का हार्दिक स्वागत है और आप सभी को शुभकामनाएं हैं आने वाले दिवाली के पर्व के लिए। दोस्तों, ये रिवाइवल ग्रुप से आयोजित जो साहित्य सभा है, इसमें हम 12x12 का जो रीडिंग कर रहे हैं वो आज 10वां कदम है। हमारे मार्गदर्शक के रूप में हमारे साथ में भूषण जी जुड़े हुए हैं। कुछ ही देर में हमारे लक्की जी भी हमारे साथ में जुड़ जाएंगे और आप सबसे अनुरोध है, निवेदन है कि इस दौरान आपके माइक म्यूट रखिए। ध्यान रखिए कि वो अनम्यूट ना हो, क्योंकि अगर वो मीटिंग का जो एक लयबद्धता है उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस आता है, मगर आपका सहयोग और आपका साथ हर हमेशा जो मिलता है वो आज भी मिलेगा। आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई दुविधा है, तो आप जरूर उसको अंत में पूछ सकते हैं। तो हम भूषण जी रीडिंग चालू करें। तो सिद्धेश, विल यू रीड और शुड आई स्टार्ट? सिद्धेश, चलिए। शुड आई रीड अश्विन जी? हाँ, यस श्योर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम संतोष है और मैं एक शराबी हूँ। हाय संतोष। आज हम स्टेप 10 की ओर बढ़ रहे हैं। तो स्टेप 10 संतोष, इन पैराग्राफ के बाद में रुक जाना आफ्टर जी रीडिंग जी 3। हाँ हाँ, और कहीं पे भी रुकना होगा भूषण जी आप आवाज दे देंगे, मैं रुक जाऊंगा। श्योर। स्टेप 10, कंटिन्यू टू टेक पर्सनल इन्वेंटरी एंड व्हेन वी वेर रॉन्ग प्रॉम्प्टली एडमिटेड इट. As we work the first 9 steps, we prepare ourselves to the adventure of new life. But when we approach step 10, we commence to put our A way of living to practical use day by day in fair weather or foul. Then comes the acid test. Can we stay sober, keep in emotional balance, and live to good purpose under all conditions? A continuous look at our assets and liabilities and a real desire to learn and grow by this means are necessities for us. We alcoholics have learned this the hard way. More experienced people, of course, in all times and places have practical, unsparing self-survey and criticism. For the wise have always known that no one can make much of his life until self-searching becomes a regular habit, until he is able to admit and accept what he finds, and until he patiently and persistently tries to correct what is wrong. When a drunk has a terrific hangover because he drank heavily yesterday, he cannot live well today. But there is another kind of hangover which we all experience whether we are drinking or not. That is emotional hangover, the direct result of yesterday's and sometimes today's excess of negative emotion, anger, fear, jealousy, and the like. If we would have serenely today and tomorrow, we certainly need to eliminate these hangovers. This doesn't mean we need to wander morbidly around in the past. It requires an admission and correction of errors now. Our inventory enables us to settle with the past. When this is done, we are really able to leave it behind us. When our inventory is carefully taken and we have made peace with ourselves, the conviction follows that tomorrow's challenge can be met as they come. Over to you, Kushan. थैंक यू संतोष। नमस्ते भाइयों। मेरा नाम भूषण है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान की कृपा और अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मदद, आज का दिन शराब से पहले गुड़ से दूर हूँ दोस्तों। और आनंद है। अभी दिवाली शुरू होने जा रही है तो एक चैतन्यमय वातावरण है हर जगह पर। मेरे घर में भी, बिजनेस में, हर जगह पर एक फेस्टिवल का माहौल है और उसे जो ऑलरेडी एक प्रसन्नता होती है मन की, वो और भी उल्लसित हो जाती है। ये अनुभव ले रहा हूँ, मजा आ रहा है।
सो दोस्तों, अभी तक अगर हम लोगों ने देखा तो जैसे कहते हैं कि फर्स्ट 3 स्टेप्स आर ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी पहले इसमें हम लोग एडमिटेंस टू एक्सेप्टेंस का वो जर्नी जो है कि पहले कदम में हम लोगों ने सबसे पहले तो शराब बंद कर दी। शराब बंद करने के बाद में हमारा फिजिकल रिहैबिलिटेशन हो गया, हमारा 2 टाइम का खाना अंदर चलने लगा, शरीर में थोड़ी सी ताकत आ गई, हमने काम करना चालू कर दिया, नौकरी धंधा शुरू कर दिया, अब पैसे आने शुरू कर दिए। उसके साथ में थोड़ा 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 करके फाइनेंशियल रिहैबिलिटेशन हो गया। तो सबसे पहले फिजिकल रिहैबिलिटेशन होता है, फिर फाइनेंशियल रिहैबिलिटेशन होता है। धीरे 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 मैं एक्सेप्ट करता हूं कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझे मदद लेनी होगी, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के तत्वों पर मुझे चलना होगा, और मैं अपनी इच्छा और जीवन अल्कोहलिक्स एनोनिमस के तत्वों के हवाले कर देता हूं। और ये मेरा एक्सेप्टेंस जो है कि एडमिटेंस से एक्सेप्टेंस का जर्नी जो है ये पूरा होता है। फिर आगे आता है थोड़ा सा अंदर जाकर कि ये हुआ क्यों, हुआ कब, हुआ कैसे और हुआ कितना, ये जानने के लिए हम लोग इन्वेंट्री लेते हैं। इन्वेंट्री लेने का मतलब कि हमारे पास्ट को जब से हमको याद है वहां से लेकर हमारे सभी जो नैतिक मूल्यांकन जो है कि डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ माय, मेरा जो नैतिकता, मेरा कहाँ कहाँ पर मैं नैतिक मूल्यों से ढल गया या कहाँ कहाँ पर खरा उतरा, उनका किया हुआ एक एनालिसिस। और उसमें से मुझे धीरे धीरे समझ में आ गया, जब भी मैंने फिर 5वां कदम ले लिया, तो मेरा मेंटल रिहैबिलिटेशन, मैं खुद को स्वीकार कर सका, मैं औरों को स्वीकार कर सका, मैं मेरे डिफेक्ट्स के साथ में अपने आप को सही मायने में पहचान सका। मेरा ट्रांजिशन जो है वो धीरे 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 ओपन माइंडेड होने लगा, मैं लोगों की सुनने के लिए तैयार होने लगा। मैं अपने आप को अगर दीर्घ समय तक शराब से दूर रखना है तो मुझे ह्यूमिलिटी के मार्ग पर चलना होगा, इस बात का मुझे एहसास हो गया। उसके बाद में आया 6वां और 7वां कदम, ये फर्दर एनालिसिस का, डीपर एनालिसिस का, ह्यूमिलिटी का, अपने बाकी सब दोषों को पहचानने का और उनके ऊपर भी काम करने का, भगवान की मदद मांगने का, और एक संतुलित जीवन, एक नम्रता पूर्वक जीवन, एक मेरी खुद की अहमियत कम और बाकी सबकी अहमियत ज्यादा का भाव मेरे मन में लेकर मैं जीना शुरू कर दिया। उसके बाद में आया 8वां और 9वां कदम, जो सोशल रिहैबिलिटेशन की स्टेप्स कही जाती है, कि जो बिखरे हुए संबंध थे वो संबंधों को ठीक करने के लिए उनकी सिस्टमैटिकली एक लिस्ट बना के, एक यादी बना के, टप्पे टप्पे में सबसे जो आसान थे वो पहले, फिर जो थोड़े थोड़े डिग्री ऑफ डिफिकल्टी जिनकी ज्यादा थी ऐसे बाद में, और कभी कभी जो जो इम्पॉसिबल है, मेरे से हो ही नहीं सकता ऐसे लगने वाले थे, ऐसी भी अमेंड्स मैंने कर दी, जिसके वजह से समाज में दोबारा मैं खड़ा हो पाया, लोगों की माफी प्राप्त कर पाया, नम्रता पूर्वक अभी लोगों की अहमियत, लोगों को इज्जत देना सीख गया। और बड़ी मुश्किल से पाया हुआ ये जो अभी मेरा न्यू फाउंड स्टेट, जो रिहैबिलिटेशन हुआ है मेरा, अभी समाज में पुनः मेरी एंट्री हुई है, जॉब में अभी दोबारा मुझे सब लोगों ने स्वीकार कर दिया, फैमिली में सबने स्वीकार कर दिया, समाज में सबने स्वीकार कर दिया। अब जैसे बिल डब्ल्यू कहता है कि जो पुराना जो कचरा था, पुराना जो डिब्री था, रेकेज था, वो क्लियर हो गया। यानी जो डैमेज मेरे पीने के वक्त या पीने के पहले से लेके पीने का अंत होने तक का जो भी मेरा डैमेज हुआ था, फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, रिलेशनशिप्स का हो, मेंटल हो, ये हर प्रकार का डैमेज मैंने फुलफिल करके अभी मैं न्यूट्रल हो गया, अभी मैं शांत हो गया हूं। और अभी जो
अभी जो आगे का जो स्टेप है, जहां हम लोग स्टेप 10 पे आते हैं, वहां पर कहता है कि वी हैव टू कंटिन्यूड टू टेक पर्सनल इन्वेंटरी, यानी इसके आगे हमको सातत्य से हमारा जो नैतिक मूल्यांकन जो है वो अभी सातत्य से करना है अपने को। और जब भी हमारा गलत जाता है तो इमीडिएटली प्रॉम्प्टली वहां पर एडमिट करना है, उसके ऊपर काम करना है। तो बिल कहता है कि वी प्रिपेयर आवर सेल्स फॉर द एडवेंचर ऑफ अ न्यू लाइफ, क्योंकि अभी पहले पुराने लाइफ से तो मुक्तता हो गई, अब मेरे पास नए स्पिरिचुअल टूल्स है, मेरे पास में एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है, मेरे पास एनर्जी है, मेरे पास ऑप्टिमिज्म है, मैं अभी एक बदला हुआ इम्प्रूव्ड 2.0 काइंड ऑफ पर्सनैलिटी बन चुका हूं। अभी ये जब भी समाज के सामने मैं जाऊंगा, जॉब में जाऊंगा, अलग अलग जगह पे जाऊंगा, और ये नए मेरे प्राप्त हुए जो ज्ञान है, जो अपना आत्मज्ञान है, उसके साथ में जब भी अभी मैं जीना शुरू करूंगा, तो जो आने वाला है दैट्स गोइंग टू बी एन एडवेंचर। यानी रोजाना स्टेप बाय स्टेप हर एक एए में जो भी मैंने सीखा हुआ है उसका अभी इस्तेमाल करने का समय आ चुका है। तो बिल कहता है अ कंटिन्यूअस लुक एट आवर एसेट्स एंड लायबिलिटीज and a real desire to learn and grow by this means are necessities for us. तो रोजाना मेरे अंदर जो भी उथल पुथल होती है, और मैं जब भी पुराने तौर तरीके से जीना चालू कर देता हूं, और कभी कभी इंस्टिंक्टिवली इम्पल्सिवली मेरे अंदर से जब भी कुछ निगेटिविटी बाहर आ जाती है, तो मुझे वो डेली बेसिस पे, क्योंकि मुझे याद है कि शराब पीने के दौर में लंबे पीरियड में मैंने जितना कुछ ना तहस नहस करके रखा था, उसको ठीक करने में भी बहुत समय लगा था। अब मैं बर्डन नहीं रखना चाहता हूं, अब मैं मेरे कंधे पे वो बुराई का बोझ रखना ही नहीं चाहता हूं। अगर मेरे हाथ से कुछ भी गड़बड़ हो जाती है तो मुझे आज के आज ही उसको सेटल करना है। मुझे कंटिन्यूअस बेसिस पे अपने आप का सुधार अभी करना है। ये वन टाइम जो ये है वैसा न करते हुए अभी मुझे खुद ही के विचारों का सर्वे और खुद ही के बिहेवियर का क्रिटिसिज्म खुद ही करने को सीखना है। अभी ये जो हम लोग बार बार कहते हैं कि कर्ता भाव से साक्षी भाव में आने का जो काम है, ये हम लोगों ने अभी तक पहले 9 कदमों में हमने वो देख लिया है। और अभी जब हम साक्षी भाव को जीवित रखना चाहते हैं, सतर्कता से हम अगला जिंदगी जीना चाहते हैं, तो ये जो साक्षी भाव से हम अपने आप को बड़ी कड़ी नजर से अपने आप के ऊपर ध्यान रखना चाहेंगे। और इतना ही नहीं बल्कि गलतियां होते रहेगी, तो गलतियों की वजह से हम लोग अपने आप को पीटेंगे नहीं, गलतियों की वजह से हम लोग अपने आप को ज्यादा हार्शली नहीं देंगे। बस सिर्फ अगर गलती होती है तो उसको करेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, करेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज मेरे हाथ से कुछ गड़बड़ी हो भी जाती है तो उसको ठीक कर लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ये क्यों जरूरी है? तो बिल कहता है कि जैसे एक शराबी कल ज्यादा पी ली तो आज उसका हैंगओवर सफर करता है, यानी सर दर्द करता है, बदन दर्द करता है, उठने का दिल नहीं करता, दिमाग काम नहीं करता है, पसीने छूटते हैं, प्यास लगते रहती है, पूरा शरीर बेचैन, मन बेचैन, आत्मा बेचैन, इस अवस्था में मैं रहता हूं। ये जैसे अल्कोहल पीने का जैसा हैंगओवर होता है, उससे भी भयानक एक दूसरा हैंगओवर होता है जो पीने के बाद में भी आता है। बीडब्ल्यू उसको इमोशनल हैंगओवर कहता है। बार बार अगर हम लोग ये पूरी स्टेप वर्क को देखते हैं तो हम लोग हमेशा से देखते हैं कि जो भी हमारी गड़बड़ी है वो हमारे इमोशंस के साथ में ही है। हमारे इमोशनली प्रॉपरली रिलेट न करने की वजह से, लोगों के प्रति हमारी अपेक्षाएं गलत होने की वजह से, या हम भावनिक रूप से बहुत ज्यादा डिपेंडेंट या कंट्रोलिंग होने की वजह से हमारी प्रॉब्लम्स हुए हैं। तो जब भी बीडब्ल्यू कहता है कि एंगर, फियर, जेलसी, ये इस प्रकार की जो निगेटिव इमोशंस मेरे मन में आती है तो उसका हैंगओवर तो होना ही है। अभी सोच लो कि अगर मेरे मन में एक संशय है
कि मेरे पत्नी के प्रति कि मेरे पीने के दौरान मेरा जो भी डैमेज हुआ या जो भी मेरा घर में ध्यान नहीं था वो उसके मन में से मेरा प्यार कम हुआ होगा। अब ये मेरे मन में संशय, एक वहम निर्माण हो गया और मैं अभी ये सोच रहा हूं कि ये क्यों औरत ये मेरे साथ में टिकी हुई है। उसकी मजबूरी की वजह से टिकी हुई है, लेकिन मजबूरी की वजह से आदमी यहाँ पर टिकेगा, लेकिन मजबूरी में कोई प्यार नहीं करता। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसको कोई दूसरा कोई पसंद आया होगा या किसी और के बहकावे में ये आई होगी। अभी मजबूरी की वजह से रहती तो मेरे साथ में है, लेकिन शायद उसका कहीं दिल और आ गया होगा। अब ये मेरे अंदर वहम निर्माण अगर करेगा, इमोशनली मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, और जब भी मैं इमोशनली डिस्टर्ब हो जाऊंगा तो मेरा बाकी किसी भी काम में ध्यान नहीं रखने वाला है। मेरी सेरेनिटी, मेरी जो मन की प्रसन्नता है, शांतता है, ये पूरी तरह से भंग हो जाने वाली है और मैं दिन रात उसी के बारे में सोचने वाला हूं और सोबरिटी में मद्य मुक्त जीवन को भी मैं अपने आप के लिए बर्बाद करके लेने वाला हूं। तो ये जो कुछ निगेटिव इमोशंस है, गुस्सा, BLW कहता है कि गुस्सा ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उसका कारण भी ये है कि हम सभी लोग एक भयानक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में से आए हुए हैं, और जब भी आप इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से आते हो तो हमेशा आपके एंटेनाज ऐसी अलर्ट रहती है कि सामने वाला मुझे कम ट्रीट करेगा तो मैं उसको दिखा दूंगा, मेरे से अन्याय होगा तो मैं दिखा दूंगा, मैं कोई कम नहीं हूं। सो परमानेंटली आई एम ट्राइंग टू प्रूव अ पॉइंट। मैं अपने आप को और औरों को कुछ ना कुछ दिखाने का प्रयास करते रहता हूं, और अगर वो टाइम पे हिम्मत नहीं भी होती है तो वो गुस्सा दिमाग में मैं काफी लंबे समय तक रखता हूं, और ये गुस्सा जाके मेरे अच्छे से अच्छे, नाजुक से नाजुक संबंधों को तहस नहस कर सकता है। दोस्तों, एक इमोशनल हैंगओवर की बात करता हूं। मैं अपना एक अनुभव कथन करता हूं। मेरा लगभग सोबराइटी के 9 साल के बाद मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ट्रस्टी बना। अभी ट्रस्टी उन दिनों बना जब 2000 से 2005 मैं ट्रस्टी था। अब वो टाइम पे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, यानी हम लोग सब ऑल ओवर इंडिया यूनाइटेड नहीं थे, अलग अलग जगह पे अलग अलग लिटरेचर छप रहा था, एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन नहीं था, कांटेक्ट नहीं था। तो बहुत सारा समय अल्कोहलिक्स एनोनिमस को ये एकजुट एक साथ लाने में देना पड़ा। तो लगभग ऑलमोस्ट 5 साल, यानी सोबराइटी के 90वें साल से लेके सोबराइटी के 14वें साल तक का जो पीरियड था, वो मेरा ऐसा था कि मेरा खुद का बिजनेस होते हुए भी मैं हाफ डे मेरे धंधे को देता था और बचा हुआ समय मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस को देता था। कहीं ना कहीं, किधर ना किधर तो एक के मीटिंग में जाने का, ग्रुप में जाने का, इंटर ग्रुप में जाने का, नए नए जगह जहां एक की शुरुआत हो रही वहां पर ट्रैवल करने का, बहुत सारा घूमे, ऑल ओवर इंडिया बहुत सारा घूमना पड़ा, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। लेकिन ये सब चीज में हुआ यूं कि मैं प्रोग्रेसिवली मेरा बिजनेस ज्यादा से ज्यादा डेलीगेट करने लगा। अब वो टाइम पे मेरा साला था और भी कुछ मेरे साथ में लोग थे जो काफी समय से मेरे साथ काम कर रहे थे, उनके ऊपर मेरी निर्भरता ज्यादा से ज्यादा बढ़ने लगी। अब जब 5 साल का टर्म मेरा जब भी पूरा होके मैं वापस आया, तब तक शायद वो लोगों को ऐसे लगने लगा था कि यार ये तो रहता ही नहीं है, धंधा तो हम ही इसके लिए चलाते हैं, हम ही मेहनत करते हैं, और ये तो घूमते रहता है, ये के नाम पे यहाँ वहां घूमते रहता है। तो उनके मन में एक फीलिंग ऐसी आ गई, मेरे साले के मन में एक ऐसी फीलिंग आ गई कि साला मैं वैसे भी इसके लिए कर रहा हूँ, वो मैं खुद के लिए करूंगा तो बेटर नहीं होगा। तो उसने मुझे, एंड ऐसा ही दिवाली का समय था, मेन पीक सीजन का टाइम था, और सीजन के पहले 1 महीने के पहले उसने आके मुझे बोला कि मैं छोड़ना चाहता हूं और मैं खुद का करना चाहता हूं। अब मेरे मन में शायद सबसे पहले आई होगी इनसिक्योरिटी कि अरे यार, मेन सीजन में अगर ये छोड़ के जाएगा तो मेरा क्या होगा, क्योंकि मैंने इतना सारा डेलीगेशन कर दिया था, परचेज से लेके, एडमिनिस्ट्रेशन से लेके, जो भी सेलिंग से लेके, हर चीज में अलग अलग लोगों के ऊपर दिया था, और मेरा साला जैसे मेरा सेकंड इन कमांड जैसे काम कर रहा था। सो पहले तो मेरे को इनसिक्योरिटी आ गई, फिर मेरे को गुस्सा आ गया,
और जब मेरे को गुस्सा आ गया तो फिर मेरे अंदर का सभी सेरेनिटी है, जो जो ऑब्जेक्टिविटी है, जो साक्षी भाव है, वो चला गया और मैं एग्रेसिवली मैंने सोचा कि अभी इनको सालों को सबक सिखाएंगे। अब ये इनको सबक सिखाएंगे के चक्कर में मैंने सारे रिश्तों को तहस नहस कर दिया। मैंने अपना ईगो दाव पे लगा दिया, अपना एक्सपीरियंस दाव पे लगा दिया और इन सबको मैंने काम से कुछ ही समय में निकाल दिया और मैंने नई टीम खड़ी कर दी। मैं भी जिद पे लग गया था। अभी वो समय ऐसा था कि अगर मैंने वो दिमाग में पूरी राख नहीं भर ली होती थी, अगर गुस्सा नहीं किया होता था, तो शायद ऑब्जेक्टिविटी से या नम्रता के साथ में अगर मैं ये सामने आता था तो शायद मैं रिश्ता भी बचा सकता था और बिजनेस का जो थोड़ा बहुत नुकसान होना था वो चक्कर में, क्योंकि वो ईगो कॉन्फ्लिक्ट हो गया, उसका ईगो वर्सेस मेरा ईगो। मैं जहां दुकान डालू उसके बाजू में वो दुकान डाले, मेरे आदमी को मैं अगर 10,000 पगार दूं तो मेरे ही आदमी को वो 15,000 पगार दे के ले ले, तो कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। उसमें रिश्ते बिगड़ गए, उसमें धंधा उसका भी चौपट हो गया, मेरे को भी तकलीफ हो गई। यानी एक ईगो और एक गुस्सा और एक इनसिक्योरिटी, ये चीजों की वजह से एक करीबी रिश्ता, एक लंबे समय से हेल्दी चलने वाला रिश्ता पूरी तरह से दांव पे लग गया। और सोबराइटी के 15वें साल में भी ऐसी अस्त व्यस्त परिस्थिति हो गई कि ना मेरे मन में शांतता है, ना उसके मन में शांतता है, ना मेरा और मेरे बीवी का रिश्ता अच्छा है, ना मेरा और मैं हमेशा संदेह में कि कौन सा स्टाफ मेरे साथ रहेगा, कौन सा छोड़ के जाएगा। तो मेरे पास ये सब कुछ नॉलेज होते हुए, मेरे पास 10वां स्टेप, ये इतना इम्पोर्टेंट इन्वेंट्री का कदम होते हुए, वो टाइम पे जब भी मेरे हाथ से ये सब होना था, वो टाइम पे मेरी ऑब्जेक्टिविटी पूरी तरह से चली गई थी। और बहुत सारा जो कहते हैं ना कि बिल डब्ल्यू कहता है कि we certainly need to eliminate these hangovers. सो ये इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा पुराने रिश्ते 15 साल पहले तो ऐसा था, मैं 15 साल पहले मैंने ये किया था, और वो नहीं। आज जब हम लोग डेली लाइफ में जी रहे हैं तो हम लोग कौन सी निगेटिव इमोशंस पाल रहे हैं, और ये निगेटिव इमोशंस हमारे पास से अपनी ही सेरेनिटी कैसे किस प्रकार से गला रहे, हमारे मन की शांतता हम लोग किस प्रकार से खो रहे, सिर्फ हमारी नहीं, हमारे वजह से हमारे अगल बगल वालों की, हमारे ऊपर प्यार करने वालों को की, इनकी भी हम लोग शांतता कैसे बिगाड़ रहे हैं। ये डेली बेसिस पे हमको चेक करना जरूरी है। सो जो हम लोग चौथा कदम लिया या छठा सातवां कदम लिया, ये भी एनालिसिस के ही कदम थे, लेकिन ये हमारे बीते हुए कल का एनालिसिस था। लेकिन 10th स्टेप इज अबाउट माय डेली, मेरे डेली ही इमोशनल अपहीवल जो होते हैं और निगेटिवली चार्ज मेरे पास से जो एक्शंस होते हैं, उनका तटस्थता से एक अभ्यास करने का प्रयास, यानी हमारा 10वां कदम है। चलो आगे पढ़ते हैं। ओवर टू यू संतोष। Yes. Although all inventories are alike in principle, the time factor does distinguish one from another. There is the spot check inventory, taken at any time of the day. Whenever we find ourselves getting tangled up, there is the one we take at day's end, when we review the happenings of hours just past. Here we cast up a balance sheet, crediting ourselves with things well done and chalking up debits where due. Then there are those occasions when alone or in company of our sponsor or spiritual advisor, we make a careful review of our progress since the last check. Many aid goes in for annual or semi-annual house cleaning. Many of us like the experience of an occasional retreat from the outside world where we can quiet down for an undisturbed day or so of self overall and meditation. बस यही रुकते Aren't हैं। we? हाँ,
2 मिनट यहीं रुकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बिल डब्ल्यू एक ही पैराग्राफ में अलग अलग टाइप की इन्वेंट्री का जिक्र कर रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पॉट चेक इन्वेंट्री। स्पॉट चेक इन्वेंट्री वो होती है कि जब भी हम लोग किसी भी तरीके से इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं तो सबसे पहले हमको पता चलता है। कल मैं नासिक में था और मेरा नासिक का एक शॉप है, वहां पर कुछ रिनोवेशन का काम चल रहा था और वो जो मिस्त्री लोग, जो कारपेंटर लोग, वो जो आके जिन्होंने काम करना था, अभी दिवाली चालू हो गया आज से, लेकिन कल तक जो बताया हुआ काम था वो आधा अधूरा था और वो सिर्फ मेरे को बोला था ये इतना हुआ है, पैसा भेजो पैसा भेजो। मैंने पूरा पैसा देने के बावजूद भी काम अटका हुआ है, क्योंकि उसने 4 जगह पे अलग काम लेके रखा हुआ है और वो मेरा काम अभी टाइम पे पूरा नहीं कर पा रहा है। अब ये जब भी देखा और मेरा जो वहां का नासिक का जो हमारा जो स्टोर मैनेजर है वो भी ये जब भी निकाल के ये काम निकाल नहीं पाया, तो मेरा गुस्सा था एक्चुअली वो मिस्त्री के ऊपर। लेकिन वो मेरे अंदर जो फीलिंग था कि साला इतना पैसा खर्चा करके दिवाली के पहले मेरा जो स्टोर रेडी होना चाहिए, ये फीलिंग था मेरे मन में। और मैं बड़ी उम्मीद के साथ में गया था कि अभी मेरे को सब कुछ अच्छा रेडीमेड देखने को मिलेगा। लेकिन जब भी मेरी डिसअपॉइंटमेंट हुई तो फट से मैंने वो जो मेरा जो डिसअपॉइंटमेंट या गुस्सा था, जो एक इरिटेबिलिटी थी मेरे दिमाग में, वो देख के वो मैंने मेरे मैनेजर पे उतारना चालू कर दिया कि तूने कैसे ध्यान नहीं दिया, तेरा कैसा जिम्मेदारी था ये देखने का वगैरह। और ये मैंने 1-2 लाइन बोली और उसका मुंह एकदम छोटा सा हो गया। वो बोला मैं कब से इसका जान खा रहा हूं लेकिन ये आता ही नहीं, अभी मैं क्या करूं। एंड देन इट सडनली स्ट्रक मी कि मैं डिस्टर्ब हूं, मेरे दिमाग में प्रॉब्लम, मेरी अपेक्षा भंग हुआ है और ये मैं अभी किसी और चीज का गुस्सा किसी और के ऊपर मैं उतारने वाला हूं। मैं इमीडिएटली रुक गया। मैंने उसको जरा मजाक मस्ती में उसको कन्वर्ट कर दिया। मैंने बोला अभी देख, जो हुआ है वो तो हुआ है, तो उसमें से जो हम लोग कर सकते हैं वो करने का कोशिश करते हैं। चल तू बता मेरे को, हम लोग इसमें से क्या कैसा रास्ता निकालेंगे। फिर उसी ने ही, क्योंकि एक दफा उसको भी रियलाइज हो गया कि अभी मैं शांत हो गया हूं, मेरे अंदर का वो जो जो एक स्पार्क हुआ था, एक जो जो फ्लेयर अप हुआ था, वो अभी शांत हो गया। अभी मेरे चेहरे पे हंसी आ गई, वो देख गया तो बोला कि नहीं नहीं ऐसा, हम लोग, मेरे को अंकल बोलते अंकल इसको छोड़ेंगे नहीं, मैं उसके जगह पे जाता हूँ, उसको उठा के लेके आता हूँ। फिर 2 जने गए, वो मिस्त्री को उठा के लाए, अरे माफ करो ऐसा हुआ वैसा हुआ। फाइनली उसको भी बोला उसकी भी दिवाली है, वो भी ज्यादा काम लेके बैठा है क्योंकि वो भी कमाना चाहता है, मैं भी बढ़िया बनाना चाहता हूँ क्योंकि मेरी मेरी भी दिवाली है, मैं भी अच्छा कमाना चाहता हूँ। मेरा मैनेजर भी अच्छा दिखाना चाहता है क्योंकि उसकी भी दिवाली है, वो भी चाहता है कि अच्छा बिजनेस हो, अच्छा उसको कमीशन मिले। हर एक की उम्मीद, हर एक की अपेक्षा, हर एक का स्वार्थ यहाँ पर जुड़ा हुआ है। लेकिन जब एक दूसरे का स्वार्थ एक दूसरे के साथ में क्लैश होता है, वो टाइम पे इनसिक्योरिटी, कभी फियर, कभी फायर, कभी एंगर, ये सब जनरेट होते हैं। लेकिन अभी अपने को इतनी साक्षी भाव इतना प्राप्त हुआ है कि जब भी बल्ब गया भी तो इमीडिएटली अपने को समझ में आता है कि मेरा बल्ब जा रहा है। तो ये जो इमीडिएटली सिचुएशन एनालिसिस करके हम लोग तभी का तभी जो ये करते हैं कि यार मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्यों बोल रहा हूं, इस और बोल के कुछ फायदा है क्या। मतलब ही इज ऑल्सो ट्राइंग हिज बेस्ट, एवरीबडी इज डूइंग देयर ओन बेस्ट, और सिर्फ मेरी अपेक्षा नहीं हुई इसके लिए मैं अभी तमाशा करके क्या पाने वाला हूं। दिस इज कॉल्ड एज द स्पॉट इन्वेंट्री, यानी सिचुएशन बेस्ड। जब भी मेरा बिहेवियर गलत जाता है या मेरी भावना गलत जाती है या मेरे मन में निगेटिव इमोशंस निर्माण हो जाती है और मेरे मुंह में से कुछ गलत चीज निकल जाती है, उसी टाइम पे अपने आप को रोक पाना, एक स्पॉट इन्वेंट्री लेना, एग्जैक्टली क्या गलत है, लोगों का रोल क्या है और मेरा रोल क्या है, वो समझना और उसको रोक लेना, दैट इज कॉल्ड एज द स्पॉट इन्वेंट्री। फिर दूसरा जो इन्वेंट्री ये है वो हम दिन के अंत में करते हैं। यानी नॉर्मली जो 10वां कदम जो बोला जाता है वो रात को सोने से पहले
सब कुछ खाना वाना खा के अभी मैं सोने जा रहा हूँ, मोबाइल बंद करके मैं अपने बेड पे बैठता हूँ और नीचे सीट के नीचे पिलो ले लेता हूँ ताकि ऑटोमेटिकली मैं मांडी डाल के बैठ सकता हूँ, पलेटी मार के बैठ सकता हूँ और मेरी पीठ सीधा हो जाती है। और फिर आंख बंद करके शांतता से मैं मेरा पूरा दिन, आज का सुबह उठा तब से लेके अभी तक का मेरा दिन कैसे गया, द थिंग्स दैट हैपेंड, जो चीजें मैंने की, जो मैंने अच्छी की, जो मैंने बुरी की, जो अच्छे मुझे अनुभव आए, जो मेरे मन के हिसाब से नहीं आए, ये सभी को एक चलचित्र के जैसा मैं मेरे आंखों के सामने से जाता हूं। और जब भी कभी मुझे ऐसे लगता है कि मैंने अपना संतुलन खोया था, फिर वो शायद बीवी के साथ हो, किसी मेरे सबॉर्डिनेट स्टाफ के साथ हो, किसी दोस्त के साथ हो, कहीं ए मीटिंग में किसी के साथ में कुछ हुआ हो, कुछ भी जिसके वजह से मेरा संतुलन अगर हिला होगा तो वो मुझे याद आ जाता है और वो पिक्चर में दिखा देता है कि दिस मेड मी अनकंफर्टेबल। ये समय था जब भी मेरे मन के खिलाफ होते हुए भी मैं शांतता से उसका सामना कर सका। और ये सिचुएशन थी जब भी मैं अपना बल्ब खोने ही जा रहा था। मैंने संभाल लिया लेकिन मैं खोने ही जा रहा था। अब ये खाली जब ये अवलोकन जो हम लोग एंड ऑफ द डे जो करते हैं, तो अगर मेरे हाथ से दिन भर में गलतियां हुए भी है तो वी प्रॉम्प्टली एडमिट करते हैं और अगले ही दिन उसका हम लोग अमेंड्स भी कर देते हैं। कि अगर एक उदाहरण बताता हूं कि मेरा मेरा एक कंपनी है, मेरे कंपनी में एक अकाउंटेंट है और उसको मैंने कुछ टास्क बोल के रखे थे। अभी दिवाली का माहौल है, सभी लोगों के घर में एक मतलब काम की तरफ थोड़ा सा ध्यान थोड़ा सा लोगों का कम होता है और बाहर की ये होती है, तो वो एक बड़ा काम उसके हाथ से करना रह गया। अभी जो कि उसका ड्यूटी था और उसके वजह से कोई तीसरे व्यक्ति को तकलीफ हो गई क्योंकि पेमेंट जानी थी और वो पेमेंट्स वहां पर पहुंची नहीं। उसकी वजह से वो दूसरे तीसरे व्यक्ति ने परेशान होकर मुझे फोन किया कि मुझे अभी तक मिला नहीं, इतने दिन हो गया, ये हो गया। और मैंने इसको पूछा पापा क्या हो गया, तो मेरे को बोलता है नहीं मैं करने ही वाला था। अब मेरे को मालूम है कि ये भूल गया है लेकिन अभी वो कवर अप करने का कोशिश कर रहा है और वो बोल रहा है कि मुझे मालूम था, मैंने जानबूझ के डिले किया। तो मैं फट से उसको एक जवाब दिया कि जो तेरे को बोला हुआ है और जब करने को बोला है वो करना, खुद की अकल क्यों लगा रहा है वहां पर। वो मैंने उधर बोल तो दिया लेकिन मुझे एक बात का इमीडिएट एहसास हुआ कि अगर मैं ये बोलूंगा तो कल ये दिमाग लगाना ही बंद कर देगा। अगर वो सब कुछ मैं जैसा बोलूंगा वैसा ही करने को जाएगा तो वो खुद का दिमाग कभी यूज करेगा, वो खुद का दिमाग यूटिलाइज ही नहीं करेगा। एंड ही विल जस्ट पुट ऑल द ब्लेम ऑन टू मी कि तुमने बोला नहीं इसके लिए मैंने किया नहीं, तुमने बोला इसके लिए मैं किया। तो मैं बाद में दोपहर के बाद में उसको बुला लिया। मैं बोला अगर तेरे को सबक उसको सिखाने का भी है ना तो मैं समझ सकता हूँ और तेरे को अधिकार भी है, लेकिन अगर ये करना है तो कम से कम मेरे को तो बता। मैं उसको बोल दिया कि तेरा पेमेंट हो गया करके और वो बोल रहा है कि नहीं हुआ, मेरे को रखड़ के रखा है, इतने दिन हो गया, ऐसा वैसा। तो अगर तू और मैं ही एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो मेरे को कैसे समझेगा कि तू उसको सबक सिखा रहा है या क्या तेरे मन में क्या है वो। सो henceforth प्लीज शेयर इट विथ मी ताकि मैं आई कैन सपोर्ट योर डिसीजन। अब ये मैं टैक्टफुली उसके सामने दे दिया क्योंकि मैं जब भी रात को ये शांति से बैठ के देख रहा था कि क्या क्या सही और क्या गलत। जो उसने किया वो गलत था, ऊपर से झूठ बोल के मेरे को टोपी लगाने की कोशिश कर रहा वो भी गलत था। लेकिन इसके लिए मैं अगर उसके पास से अधिकार निकाल के ले लूं तो ये भी गलत ही होगा। तो सही ढंग से डिप्लोमेसी से ये समस्या कैसे हल हो सकती है, ये जब भी मैं शांतता पूर्वक दिन के अंत में बैठकर जब भी पूरे दिन का अवलोकन करता हूं तभी जाके मैं दूसरे दिन के दोपहर को उसको बैठ के मैं उसके साथ में ये बात कर सका। तो ये जो है इसको बोलते हैं एंड ऑफ द डे इन्वेंटरी। फिर तीसरा BW कहता है कि कई हमारे AA सदस्य है जो प्रिफर करते हैं कि वंस इन अ वाइल, कभी जब भी मौका मिले तभी अपने स्पॉन्सर से मिलके
उसके साथ में बात करते हैं। और अभी फॉर एग्जांपल स्पॉन्सर से रोजाना बात नहीं होती, शुरुआत में रोजाना बात होती होगी, लेकिन सोबराइटी स्टेबल हो जाए, 4-5 साल निकल जाए, उसके बाद में रोजाना बात नहीं होती। फिर महीने, 2 महीने में, 3 महीने में जब भी एक आध दफा बैठ के तुम 2-3 घंटा बात करते हो, वो टाइम पे ये 2-3 महीने में क्या क्या तरीके से मैं ऑफ द ट्रैक गया हूँ, इसके बारे में एक अवलोकन कि मैं वेदर मेरा स्पिरिचुअल थॉट प्रोसेस अभी भी स्ट्रांग है या मैं डिरेल होते जा रहा हूँ। क्योंकि जब भी धीरे धीरे मैं फिसलते रहता हूँ तो मुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन मेरा स्पॉन्सर जो मुझे सही ढंग से पहचानता है, वो झट से पहचान सकता है कि आई एम नॉट ऑन दी ए बीम। अभी मेरा आध्यात्मिकता से मैं फिसल रहा हूँ और मेरा स्वार्थीपन ज्यादा ऊपर आ रहा है, या मेरे मन में फालतू के भय, फालतू की चिंता, फालतू की शक ये ज्यादा हो रहे, ये वो झट से जान लेता है। मेरा 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 दिमाग ही ऐसा है कि मैं लॉजिकली अपने आप को समझाने का कोशिश करता हूँ कि नहीं, मैं जो सोच रहा हूँ वो सही सोच रहा हूँ एंड दिस इज द करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन। लेकिन आई नीड वो एक दफा स्पॉन्सर के साथ में बात करके कि वो जो बोलते हैं कि भाई तू सही भी होगा, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ी लगती है, ये स्वार्थ से प्रेरित लगता है, ये कुछ तूने प्रॉपर जस्टिस किया है सिचुएशन को, ऐसे लगता नहीं। सो मेनी मेंबर्स डू दिस पीरियोडिक, जब भी अपना स्पॉन्सर मिले या सीनियर मेंबर के साथ में बात करने का मौका मिले, तो ये जो करते हैं ये इस प्रकार से, वो जो कहते हैं, बिल कहता है स्पॉन्सर और स्पिरिचुअल एडवाइजर। सो वी मेक अ केयरफुल रिव्यू ऑफ आवर प्रोग्रेस डन। फिर कुछ लोग होते हैं, कुछ मेंबर्स है जो सेमी एनुअल या एनुअल हाउस क्लीनिंग करते हैं, यानी वंस इन अ ईयर। जैसे कई सारी जगह पर ये जो कैथलिक धर्म के लोग हैं जो रिट्रीट के लिए जाते हैं, यानी आध्यात्मिकता का नॉलेज पाने के लिए, आध्यात्मिकता के ऊपर काम करने, अपने मन को शांत करने के लिए रिट्रीट ना, यानी कि 4 दिन पे जाके सब लोग साथ में मिलकर कुछ चीजें साथ में करते। तो हमारे यहाँ पर भी शुरुआत के दिनों में ये रिट्रीट जैसा कॉन्सेप्ट आता था। हम लोग यहाँ पर रिवाइवर ग्रुप में काफी सालों तक, साल में एक दफा 2 नाइट्स 3 डेज के लिए हम लोग सभी साथ में जाते थे और सभी लोग साथ में मिलकर इन्वेंट्री करते थे। और हम लोग 2-4 लोग थे जो टेम्पररी स्पॉन्सर्स करके सर्व करते थे, ताकि एवरीबडी कैन गेट दैट एनुअल एक दफा मेरा 4th स्टेप भी हो जाए और मेरे को 5th स्टेप भी करने का मौका मिले। सो ऐसे कई सारे मेंबर्स है जो एनुअल या 6 महीने में एक बार इस प्रकार का ये करते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार की जो इन्वेंट्रीज है, इसका बिल डब्ल्यू एक पैराग्राफ में जिक्र करता है और वो कहता है कि हमेशा हम सबको कहीं ना कहीं जाकर कभी शांत मनस्थिति में बैठकर अपने किसी भी प्रकार के डिस्टरबेंस से बचकर शांतता के साथ में सेल्फ ओवरहॉल, यानी मेरे अंदर की भावनाओं की उथल पुथल को क्लीन करके, एक जैसा अपन गाड़ी ओवर ऑयलिंग को भेजते हैं और एकदम ब्रांड न्यू होकर नया नया इंजन ऑयल नया ये डाल के कैसा एकदम स्मूथ चलता है, वैसा सेल्फ ओवरहॉल करके और मेडिटेशन करके खुद के मन को शांत करके आने का ये बिल डब्ल्यू कहता है कि मोस्ट ऑफ अस ए मेंबर्स हम लोग ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी में करते हैं। तो ये मैं एक ही पैराग्राफ में इसके लिए रुका क्योंकि ये 4 तरीकों की इन्वेंट्री जो नॉर्मली ए में की जाती है, यहाँ पर बिल डब्ल्यू ने एक पैराग्राफ में ही सबको पेश किया है। तो थोड़ा सा विस्तार में बताने हेतु मैंने ये यहाँ पर रोका। तो आगे बढ़ते हैं। संतोष, प्लीज रीड अहेड। हुसैन जी, जस्ट अ मोमेंट। संतोष, हुसैन जी लक्की जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और उनका स्वागत है। और दूसरी बात आप सबके लिए कि 7 ट्रेडिशन का एक मैसेज मैं थोड़ी देर में चैट बॉक्स में डालूंगा और हमारे सेल्फ सपोर्ट का 7 ट्रेडिशन का हमारे जूम पे भी वो आएगा। जो भी ए सभासद वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कर दे सकता है या करने की इच्छा रख, वही सिर्फ कंट्रीब्यूट करें उसमें और हम आगे बढ़ते हैं। जी संतोष।
Welcome, Lucky Paji, and all the brothers who joined little late. Aren't these principal joy killers as well as time consumers? Must A spend most of their waking hours drearily rehashing their sins of omission or commission? Well, hardly. The emphasis on inventory is heavy only because a great many of us have never really acquired the habit of accurate self-appraisal. Only this healthy practice has become grooved. It will be so interesting and profitable that the time it takes won't be missed. For these minutes and sometimes hours spent in self-examination are bound to make all the other hours of our day better and happier. And at length, our inventory becomes a regular part of everyday living rather than something unusual or set apart. Before we ask what a spot check inventory is, let's look at the kind of setting in which such an inventory can do this work. It is spiritual axiom that every time we are disturbed, no matter what the cause, there is something wrong with us. If somebody hurts us and we are sore, we are in wrong also. But are there no exceptions to this rule? What about justifiable anger? If somebody cheats us, aren't we entitled to be mad? Can't we be properly angry with self-righteous folk? For us of A, these are dangerous exceptions. We have found that this justified anger ought to be left to those better qualified to handle it. Take the next one also. A few people have been more victimized by resentment than have we alcoholics. It mattered little whether our resentments were justified or not. A burst of temper could spoil a day, and a well-nursed grudge could make us miserably ineffective. Nor were we ever skillful in separating justified from unjustified anger. As we saw it, our wrath was always justified. Anger that occasionally luxury of more balanced people could keep us an emotional jag indefinitely. These emotional dry benders often led straight to the bottle. Other kind of disturbance, jealousy, envy, self-pity or hurt pride did the same thing. नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम लकी, मैं एक शराबी हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मार्गदर्शन, आज के दिन शराब के पहले गुट से दूर हूँ। मैं रिवाइवर ग्रुप का मेंबर हूँ, स्पॉन्सर लिया हुआ है। ए के तत्वों पे आधारित जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ और उसकी रजा में मजे से कट रही है। दोस्तों क्षमा चाहूंगा, देरी हो गई मुझे कनेक्ट करने में, लेकिन जितना भी मैंने भूषण को सुना तो भूषण ने जो पैराग्राफ के 3 प्रमुख इन्वेंट्रीज जो बताई हैं, स्पॉट चेक, डे एंड और ओकेशनल, इसके बाद में अगले पैरा में बिल थोड़ा सा इसका जस्टिफिकेशन देता है। आरएंट दिस प्रैक्टिस इज जॉय किलर। क्या बोलता है कि क्या ये अभ्यास जीवन की खुशी को खत्म कर देते हैं? क्या हमें अपना हर दिन केवल गलतियां गिनते हुए बिताना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये पढ़ के एक नए व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि भैया क्या सारा दिन मैंने इतना ही अलर्ट रहना चाहिए क्या? आगे कहता है कि ये आत्मनिरीक्षण केवल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम में से अधिकांश ने कभी भी ईमानदारी से आत्म मूल्यांकन की आदत ही नहीं डाली। हम खुद को ही जस्टिफाई करते रहे। जब यह अभ्यास हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है तो हमें उबाऊ नहीं लगता, बल्कि दिलचस्प और लाभकारी लगता है। इन कुछ मिनटों की आत्म जांच पूरे दिन को अधिक शांत और आनंदमय बना देती है। धीरे धीरे यह अभ्यास हमारे जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है और कोई असामान्य कार्य नहीं लगता है। मैं यहाँ पे अपना एक छोटा सा अनुभव बताऊंगा। मेरा इनिशियल स्पॉन्सर, उसके साथ में मैं जैसे जैसे आगे चल रहा था, उसने लगभग दूसरी तीसरी मुलाकात में ही मेरे को डेली इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट समझाया और उसने उसकी भाषा में बोलूं तो मुझसे कहा था, सिंफुल, शेमफुल, बैड। अगर दिन में कहीं तुझे अपराधीपन की भावना आई, कहीं तुझे शर्म आई और कहीं बुरा लगा और कहीं गुस्सा आया, एंगर, तो उसको रात को सोने से पहले
उस वाक्यात को अपनी आंखों के सामने लाके देखना है और ये देखना है कि उसमें तेरा पार्ट क्या था। अब ये जो उसके बोले हुए वर्ड्स है, शायद आज से 29 साल पहले की लाइन है, लेकिन जो ए के बीम पे आ जाते हैं और जो चाहने लगते हैं ना इस प्रोग्राम को, वो फिर बातें भूलते नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि मेरे दिमाग से भी वो बातें नहीं गई, और उसकी वजह से चौथा कदम लेने से पहले रोज निगरानी करने लग गया मैं। क्योंकि बिल यहाँ पे अगले पैरा में कहता है कि जब भी हम विचलित होते हैं, कारण चाहे जो भी हो, हमारे भीतर कुछ ना कुछ गलत चल रहा होता है जरूर। अगर कोई हमें चोट पहुंचाता है और हम दुखी या क्रोधित होते हैं, तो इसका अर्थ है कि हमारा आंतरिक संतुलन भी बिगड़ा है। आगे कहता है, क्या जायज गुस्सा भी गलत है? अगर हमें कोई धोखा दे तो क्या हमें क्रोधित होने का अधिकार नहीं? ऐसे में बिल कहता है, एक अनुभव ये कहता है, हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत खतरनाक उपवाद है, क्योंकि जायज गुस्सा भी हमें पुराने आत्म विनाशकारी पैटर्न की ओर ले जा सकता है। बेहतर होगा कि ऐसे गुस्से को उनके लिए छोड़ दें जो उसे संभाल सकते हैं, ईश्वर के लिए। एक जगह बिल ने एंगर पे बहुत सुंदर लाइन लिखी है कि एंगर इज डुबिशियस लग्जरी ऑफ नॉर्मल मैन, फॉर अस एल्कोहलिक्स इट इज पॉइजन। गुस्सा एक ऐसा हथियार है सामान्य व्यक्ति के लिए जो रामबाण की तरह काम करता है, लेकिन हमारे जैसे शराबियों के लिए ये जहर है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि शुरुआत छोटी सी क्यों ना हो, लेकिन वो मेरा रवैया ऐसा है, मेरा चरित्र ऐसा है, मेरा दृष्टिकोण ऐसा है कि मैं उसको बढ़ाते 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 एक विनाशकारी स्वरूप, एक तांडव, उसमें सारे टेंट्रम्स जो मैंने सीखे हैं, सब कुछ करके अपनी तरफ ध्यान आकर्षित पूरी तरह करने की बात करता हूं। तो इसके लिए यहाँ पे कहता है कि भाई गुस्सा तो ठीक है, लेकिन जायज गुस्सा भी ठीक नहीं है। गुस्सा ठीक नहीं है, जायज गुस्सा भी ठीक नहीं है। और जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ते जाते हैं, तो अगले पैरा में ये लिखता है वो कि भाई अब जो पूषण शेयर कर रहा था उससे मतलब ये हमारे सारे सामान्य अनुभव हैं दोस्तों, कि बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो द्वेष और गुस्से से उतने पीड़ित हुए हों जितने हम शराबी रहे हैं। यह मायने नहीं रखता कि हमारा गुस्सा सही था या गलत, उसका परिणाम हमेशा हमारे लिए विनाशकारी रहा है। मेरे पार्टनर के साथ में 1995 में ए में आने से पहले छोटी सी बात पे झगड़ा हो गया। उसने मेरी शराब का विरोध किया, और वो विरोध पे मैंने जो गुस्सा दिखाया, वो गुस्सा इतना बढ़ गया कि अगले दिन मैं अपनी पार्टनरशिप छोड़ के आ गया। पैसा भी नहीं, हिसाब भी नहीं, कुछ नहीं, जो तेरे को देने का है दे देना, ऐसी जैसी 10 कंपनियां खड़ी करूंगा। क्षणिक गुस्से में मैं पिछले 5 साल की मेहनत भूल गया था। आप देखें तो हमारे जहां जहां रिश्ते खराब हुए हैं, अपनी पत्नी के साथ, अपने दोस्तों के साथ, कहीं पे भी बात छोटी सी होती है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते 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 बस वो ऐसा स्वरूप धारण कर लेती है जो स्वरूप गुस्सा करने से पहले सोचा ही नहीं था। यानी कि हमारी जो भावनिक अस्त व्यस्त है ना, बिल कहता है इमोशनल जैग, तो वो असंतुलन हमारी क्षमता नहीं है गुस्से को संभालने की। सामान्य व्यक्ति संभाल लेते हैं, लेकिन हमारी क्षमता नहीं, क्योंकि हमको और की बीमारी है ना। हमें यह विवेक ही नहीं था कि जायज और नाजायज गुस्से में फर्क कर सके, क्योंकि हमारे लिए तो हर गुस्सा ही जायज था। भाई गुस्सा आ गया तो जायज है ना। ऐसा गुस्सा हमारे भीतर सूखे नशे, मतलब ड्राई ड्रंक, ड्राई वेंडर जैसा होता है, जिसमें हम बिना शराब पिए भी भावनिक रूप से असंतुलित हो जाते हैं। और अक्सर यही भावनाएं, ईर्ष्या, जलन, आत्मदया या अहंकार हमें फिर से नशे की ओर ले जाती है। तो इसमें एंगर के ऊपर बिल ने बड़ा जोर दिया हुआ है। और खास करके मैं ये भी समझता हूँ कि शुरुआत के दिनों में जब ए का प्रोग्राम लिया जाता था, तो पहले 3-4 महीने में पूरा प्रोग्राम ही ले लिया जाता था। ऐसा नहीं था कि साल हो जाए, 2 साल हो जाए, फिर बाद में प्रोग्राम लेते हैं। तो जब मैं शुरुआत में ज्यादा समय नहीं बीता है, मेरे को प्रिंसिपल की प्रैक्टिस नहीं हुई है,
तो मेरा रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी और डिसकंटेंटमेंट ये एंगर के रूप में बाहर आएगा। और वो एंगर को अगर मैं एक ऐसा अस्त्र समझूं कि जिसको दो धारी तलवार है, जिसको मैंने हाथ नहीं लगाना चाहिए, तो ये 3 पैरास में सॉरी, बिल ने उसके ऊपर भरपूर जोर दिया है। ओवर टू यू भूषण। थैंक यू लकी। सभी का एक एनालिसिस तो हो चुका है, लेकिन एक ही वाक्य जो है वो वाक्य पर थोड़ा सा मैं ध्यान खींचना चाहूंगा कि बिल कहता है, इट इज द स्पिरिचुअल एक्सियोम दैट एवरी टाइम वी आर डिस्टर्ब, नो मैटर व्हाट द कॉज, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद अस। यानी ये एक आध्यात्मिक सिद्धांत है कि जब भी हमारे मन में कुछ उथल पथल हो जाती है, तो कारण कुछ भी हो, गलती हमारे अंदर कुछ ना कुछ तो होती ही है। सवाल यह है कि वो गलती की तरफ हम लोग कभी देखेंगे, तभी जाके हम उसको स्वीकार कर सकते हैं। तो मैं अभी कह रहा था, जब भी वो मेरा बिजनेस का जो किस्सा कह रहा था, और वो रिश्ता इतना आगे जाके गंभीरता से बिगड़ गया। मैंने भी कुछ ऐसी हरकतें की, मेरे साले ने भी कुछ ऐसी हरकतें की कि हमारा एक दूसरे के यहाँ पर आना जाना बंद हो गया, बातें करना बंद हो गया। अब मेरे घर में भी स्थिति ऐसी हो गई कि मेरे बीवी की बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो गई। रहे तो वो मेरे साथ में रही है, तो उसको मेरे साथ में, मेरे जो विचार है उनके साथ में भी जोड़ के लेना है। एट द सेम टाइम उसका भाई है जिसके बारे में मैं गलत सलत बोल रहा हूँ, तो वो भी उसको बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो एक तरफ से वो उसकी तरफ से भी समर्थन करने का प्रयास कर रही है। इसकी वजह से मेरे घर में भी वातावरण थोड़ा सा चिड़चिड़ा और आर्ग्यूमेंट्स, और हमेशा मतलब जो अभी तक की जो शांतता चल रही थी, जो एक स्थिरता थी, जो रिश्ते में एक प्यार और एक रिस्पेक्ट रहता है, ये सब धीरे 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 करोड़ होके जाने लगा था। मैं बेचैन होने लगा था, अस्वस्थ होने लगा था। और ऐसे में एक दिन मैं हमारे ग्रेग एम थे न्यूयॉर्क में, उनके साथ में मेरी बात होती थी, और उन्होंने मुझे इस वाक्य को कोट किया था। मैंने उनके साथ बात कर दिया, ही जस्ट आस्क्ड मी, उसने खाली पूछा कैसे हो भूषण, क्या चल रहा है। तो मैंने बोला यार ऐसा ऐसा हुआ है, एंड नॉट एंजॉइंग एट ऑल, झगड़े चल रहे हैं, फिक्शन चल रही है वगैरह। और उसने मुझे ये वाक्य भेजा था कि एवरी टाइम वी आर डिस्टर्ब, नो मैटर व्हाट द कॉज, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद अस। तो बोलते जरा 10वां कदम दोबारा एक दफा लुक एट इट क्लोजली, वेयर इज इट दैट यू आर रॉन्ग इन दिस। तो उसने सडनली मुझे जगा दिया कि मैं जो अभी तक जो देख रहा हूं कि मेरे साले ने कैसे गलत किया, मेरी बीवी कैसे गलत साइड ले रही है, या जो लोग मेरे को छोड़ के वो उसके साथ में चले गए, उनका कैसे वो लॉयल नहीं है, या उनका कैसा गलती है। मैं सबकी दुनिया की गलतियां ढूंढ रहा हूं, लेकिन मैं अपनी गलती को नहीं ढूंढ रहा हूं। और सडनली उसने मुझे जगा दिया कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ अस। तो मैं सोचने लगा कि मेरा क्या क्या गलत हो सकता है। तो सबसे पहले यानी मैंने जो निर्णय लिया था, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस के ट्रस्टीशिप का, और ये सब जो घूमने का, और मैंने जो डेलीगेट किया था, वो टाइम पे मैंने शायद सफिशिएंटली अथॉरिटी नहीं दी, और खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों के बीच में डाली, या उनको एडिक्वेटली मैंने कॉम्पेंसेट नहीं किया, या मैंने उनको जो रोल दिया उसको प्रॉपरली अप्रिशिएट नहीं किया, जिसके वजह से वो लोगों को ऐसे लगने लगा कि मैं गधा मजूरी कर रहा हूं और कमाई कोई और खा रहा है और गधा मजूरी हम कर रहे हैं। तो इसका मतलब सबसे पहले तो मैं उनकी वेवलेंथ पे नहीं था, इतनी अनबन बन रही है ये मुझे समझ में भी नहीं आ रही थी। तो मैं हैंड्स ऑन नहीं था, ये मेरा प्रॉब्लम था। दूसरा चीज, आई डिड नॉट ट्रस्ट देम, मैंने उनके ऊपर 100% ट्रस्ट नहीं रखा। और तीसरा चीज, उन्होंने जो कुछ भी 5 साल मेरे को जो सपोर्ट किया,
उसकी मैंने इज्जत नहीं की। मैं खाली फियर यही एक ट्रिक करके यूज कर रहा था, या उनको कंट्रोल करने का माध्यम यूज कर रहा था। और अंत में जब भी सब कुछ मुझे समझ में आया, तो छोटा मोटा तड़जोड़ करके या कुछ सेटलमेंट करके मैं इसको हल कर सकता था। उतनी मेरे पास में मैच्योरिटी भी थी, अनुभव भी था, मैं उतना अधिकार भी था, उतनी समर्थता भी थी। लेकिन वो नहीं, मैंने अपने ईगो को अहम समझ के, ये लोग मुझे ललकारेंगे तो मैं इनको बर्बाद करूंगा, इस टाइप का मैंने जो ये लिया। ये सभी जो चीजें थी, ये मेरी गलतियां थी। अब जो नुकसान होना था वो तो हुआ था, संबंध टूटे थे वो तो टूट ही गए थे। लेकिन जब मैं शांत हो गया तो ये सब चीजों का परेशानी मुझे होना कम हो गया। उसके बाद में मैंने पॉलिसी चेंज कर दी। मैंने बोला मैं फाइट नहीं करूंगा, लोगों को अगर मेरे से पंगा लेना है उनको लेने दो, बट आई एम नॉट गोइंग टू, माई बेस्ट ऑफेंस इज गोइंग टू बी नो डिफेंस। मैं कुछ नहीं, मैं प्रोटेक्ट नहीं करूंगा, मैं ज्यादा पगार नहीं बांटूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। मेरा जैसा चल रहा, मैं अपने काम पे फोकस करूंगा। और अगर संबंध मिला, चांस मिला, तो धीरे 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 ये संबंधों को सुधारने का कोशिश करूंगा। ऑफ कोर्स ये जितना आसानी से मैं बोलता हूँ उतना आसानी से नहीं होता है, और काफी सारा समय भी लगा। बट द पॉइंट इज, मैं अपने आप की तरफ देखने को सीखता हूं, ये 10वें कदम के आधार से। मैं अपनी जो अलग अलग प्रकार की जो इन्वेंट्रीज होती है, वो अगर टाइमली मेरी इन्वेंट्री होगी तो बड़ा नुकसान होने से बच सकता है। छोटे से नुकसान को ही मैं अपने आप को करेक्ट करके, अलर्ट करके अपने आप को रोक सकता हूं। तो बस यही थोड़ा सा शेयर करना था। एक और 2 पैराग्राफ है जो स्पॉट चेक इन्वेंट्री के बारे में ही है। तो संतोष जी प्लीज आगे पढ़िए। जी बिल्कुल। छोटी सी चिंगारी को आग में बदलने के लिए मेरे जैसा शराबी माहिर रहता है, और उससे आत्मदया, आत्म करुणा, जेलसी, घमंड, घृणा वो सब तहस नहस कर देता है। और मेन बात तो चिंगारी भी मैंने ही लगाई हुई होती है। खैर, a spot check inventory taken in the midst of such disturbance can be of very great help in quitting stormy emotions. Today's spot check finds its chief application to situation which arises in each day's march. The consideration of long-standing difficulties had better be postponed when possible. To times deliberately set aside for the purpose. The quick inventory is aimed at our daily ups and downs, especially those where people or events throw us off balance and tempt us to make mistakes. In all these situations, we need self-restraint, honest analysis of what is involved, a willingness to admit when the fault is ours, and an equal willingness to forgive when the fault is elsewhere. We need not be discouraged when we fall into the error of our old ways, for these disciplines are not easy. We shall look for progress, not for perfection. Our first objective will be development of self-restraint. This carries a top priority rating. When we speak or act hastily or rashly, the ability to be fair-minded and tolerant evaporates on the spot. One unkind tirade or one willful snap judgment can ruin our relations with another person for a whole day or maybe for a whole year. Nothing pays off like restraint of tongue and pen. We must avoid quick-tempered criticism and furious power-driven argument. The same goes for sucking or silent scorn. These are emotional body traps baited with pride and vengefulness. Our first job is to sidestep the traps. When we are tempted by the bait, we should train ourselves to step back and think, for we can neither think nor act to good purpose until the habit of self-restraint has become automatic. Disagreeable or unexpected problems are not
the only ones that call for self-control. We must be quite as careful when we begin to achieve some measure of importance and material success. For no people have ever loved personal trumps more than we have loved them. We drank of success as of wine, which could never fail to make us feel elated. When temporary good fortune come our way, we indulge ourselves in fantasies of still greater victories over people and circumstances. Thus, blinded by prideful self-confidence, we were apt to play the big shot. Of course, people turned away from us, bored or hurt. या You want me? बस बस जस्ट लकी या ओके। सो यहाँ पे अब बिल थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करने की बात करता है कि स्पॉट चेक इन्वेंट्री से क्या हो सकता है। तो वो लिखता है कि जब हम भावनात्मक तूफानों में फंस जाते हैं तब स्पॉट चेक इन्वेंट्री बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। ये हमें तुरंत रोककर सोचने को लगाती है कि अभी मेरे अंदर क्या चल रहा है, क्या मैं किसी भावनात्मक जाल में फंस रहा हूं। यह तुरंत होने वाली आत्म जांच हमें गुस्सा, डर या भ्रम से बाहर लाती है, क्योंकि मैं सचेत हो जाता हूं। पुराने गहरे मुद्दों पर विचार करने के लिए हम बाद में समय निकाल सकते हैं, पर प्रतिदिन की छोटी घटनाओं के लिए ये त्वरित आत्मनिरीक्षण बहुत प्रभावी है। अगले पैरा में लिखता है कि जब हम ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं जहां पे हम विचलित हो जाते हैं, तो आत्म संयम और उसके साथ साथ ईमानदारी से विश्लेषण करके अपनी गलती को स्वीकार करने की तत्परता, और उतना ही क्षमा करने की प्रवृत्ति जब गलती किसी और की भी हो। अगर कभी हम पुराने व्यवहार में लौट आते हैं तो निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह अनुशासन आसान नहीं है। हम पूर्णता नहीं बल्कि प्रगति की तलाश में। यहाँ पे बिल ये बताना चाहता है कि कभी कभी पुराने मुद्दे हो जाते हैं, जैसे पत्नी के साथ के रिश्ते में पुराने मुद्दे बहुत होते हैं और उसके अंदर एक नई बात छोटी सी आ जाती है, तो हम जा सकते हैं पुरानी भावनाओं में और वहां पे कुछ ज्यादा बोल सकते हैं। तो ऐसे में यह हमारी गलती है कि हमने अननेसेसरीली बड़ा कर दिया स्पॉट इन्वेंट्री लेते लेते भी। लेकिन बिल जैसे बाकी सब जगह पे हमें बताता है, वैसे यही बताता है कि हो सकता है कि यह अनुशासन इतना आसान नहीं है। अपनी जबान पे लगाम लगा के रखना, अपने विचारों पे चेक करते रहना, खुद को कैसा महसूस होता है। तो ऐसे में कहीं हो जाता है कुछ, तो निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पूर्णता नहीं प्रगति की तलाश में हैं। यह हमें आत्मविश्वास में गलतियां होना स्वाभाविक है। मुख्य बात तो यह है कि हम ईमानदारी से देखते रहें, स्वीकारते रहें और आगे बढ़ते रहें। अगले पैरा में बिल कहता है कि हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए। 10वें पहले के ऑब्जेक्टिव्स की बात करता है, तो हमारा पहला उद्देश्य होना चाहिए आत्म संयम का विकास। यानी कि ये स्पॉट चेक इन्वेंट्री से हमें प्राप्त क्या होगा, तो आत्म संयम का विकास होगा। यह हमारी आध्यात्मिक प्राथमिकता होनी चाहिए। जब हम जल्दबाजी या आवेश में बोलते या कार्य करते हैं तो हमारी निष्पक्षता और सहनशीलता तुरंत गायब हो जाती है, दिखाई नहीं देती है। एक कठोर टिप्पणी या एक उत्स्फूर्त निर्णय किसी संबंध को एक दिन या शायद सालों तक बिगाड़ सकता है। इसलिए जुबान और कलम पर संयम, जुबान, कलम और व्हाट्सएप, ट्विटर, सोशल मीडिया पर संयम रखने से बड़ा कोई लाभ नहीं है हमारे लिए। हमें जल्दी गुस्से में आलोचना, क्रोध भरी बहस या मौन तिरस्कार, जिसको साइलेंट स्कॉर्न लिखा है उन्होंने, चुप रहने का लेकिन अंदर ही अंदर तिरस्कार कर रहा है। शायद वो नजरों से दिख रहा है, हाव भाव से दिख रहा है, मुंह से बोल नहीं रहा है, लेकिन एक्शन सब वही चालू है। इन सब से बचना चाहिए। ये सभी भावनात्मक जाल हैं जिनका चारा है अहंकार और प्रतिशोध। अब ऐसा चारा जब सामने आए, ऐसा खाना जब सामने आए, तो हमें खुद को रोककर एक क्षण सोचना चाहिए, क्योंकि जब तक संयम हमारी आदत नहीं बनता, हम ना सही सोच सकते हैं, ना सही काम कर सकते हैं।
तो ये ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बिल ने जो क्लियर किया है, ये मैं समझता हूँ जितनी बार पढ़ लो उतनी बार कम लगता है। अगले पैरा में ये आत्म संयम की बात को और आगे ले जाता है। आत्म संयम केवल तब आवश्यक नहीं है जब कठिनाइयां असुविधा आए, बल्कि तब भी जब हमें सफलता या प्रतिष्ठा मिलने लगे, क्योंकि हम थोड़ी सी हवा भरने की तरह, गुब्बारे की तरह उड़ने लग पड़ते हैं और बाकी सब हमको छोटे लगने लग पड़ते। तो ऐसे में लोगों की मजाक या खिल्ली उड़ाना मेरे जैसे शराबी के लिए स्वाभाविक है। तो ऐसे में आत्म संयम असुविधा वाले क्षेत्र में नहीं, समय में नहीं, बल्कि सफलता या जब प्रतिष्ठा मिले तो भी लगना चाहिए, तो भी करना चाहिए। क्योंकि हम में से कई लोग अपने व्यक्तिगत विजय से अत्यधिक मोहित रहे हैं। हम सफलता को ऐसे पीते थे जैसे वो शराब हो, जो हमें उत्साह से भर दे। जब थोड़ी सी सफलता मिली, हम कल्पना करने लगते थे कि अब हम सब पर विजय पालेंगे। यह अहंकारी आत्मविश्वास, प्राइडफुल सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें अंधा कर देता है और हम बिग शॉट की भूमिका निभाने लगते हैं। हम भाई बन जाते हैं, हम नेता बन जाते हैं। नतीजा ये होता है कि लोग हमसे दूर हो जाते हैं, कुछ आहत हुए, कुछ हमसे बोर हो गए। यानी कि मेरे लिए आत्म संयम और आत्म संयम के लिए ये इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री में गुस्से पे काबू रखने के लिए और आत्म संयम रखने के लिए अपनी जुबान पर, अपनी कलम पर, अपने मोबाइल पर मुझे अति सूक्ष्मता से उसके ऊपर नजर डाल के चलना चाहिए। इन पैराग्राफ्स में बिल हमको ये संदेशा दे गया। ओवर टू यू कुशन। बिल्कुल। इनफैक्ट अगर ये सभी पैराग्राफ्स को हम लोग देखते हैं, तो जहां पर मैं मेरी मन का स्वास्थ्य या शांतता गंवा देता हूं, उसका कारण ये हमेशा भावनिक ही होता है। और ये भावनिक कारण के दो स्तर उन्होंने बताने का प्रयास किया है। एक स्तर जिसके वजह से मेरे अंदर निगेटिव इमोशंस आ जाते हैं, जैसे कि फियर, एंगर, जेलसी, ये सब आ जाते हैं कि लोगों ने मुझे जो चाहिए वो नहीं दिया, या लोग मेरे से छीनना चाहते हैं, या लोगों ने मुझे मिसट्रीट किया या इल ट्रीट किया या मेरा अपमान किया। ये सभी जब भी होता है और जो निगेटिव जो इमोशंस मेरे अंदर होते हैं, वो मेरा भावनिक स्वास्थ्य घला देते हैं। वो जितना घला देते हैं उतना ही जब भी कोई पॉजिटिव चीजें हो जाती है, मुझे अगर बहुत जल्दी पैसा आ जाता है, सुख समाधान शांति आ जाती है, मेरे पीछे लोग वाह 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 ही करने लगते हैं, या आकर्षक कोई महिला मेरी तरफ आकर्षित हो जाती है, तो फिर भी मैं बहक जाता हूँ। यानी मेरे मन का जो संयम है, जो हमेशा हमारा वो फ्रैंक भाई कहता था कि हमारी हमारी सोबराइटी जो होती है वो एक रबर बैंड की जैसी होती है, कि ज्यादा सुख या ज्यादा दुख, ये जब जितना रबर बैंड खींचा जाने की क्षमता है उतना ही हम सह सकते। ज्यादा तन गया कि वो टूट जाता है और हम अपना संतुलन खो बैठते। फिर ज्यादा खुशी भी मिल गई तो भी हमको सहन नहीं होती है, ज्यादा सक्सेस भी मिला तो भी हमको सहन नहीं होता है, ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली तो भी हमको सहन नहीं होता है, और दूसरी तरफ बुरे अनुभव मिले या अपमान हुए या जो भी हुआ वो भी नहीं सहन होता है। तो अगर मैं जागरूक हूं और मैं ये दोनों को ऑब्जेक्टिवली साक्षी भाव से देख सकता हूं, तो ही मैं इनको डाइजेस्ट कर सकता हूं। तो मेरा हाजमा अगर बढ़ाना है, सक्सेस और फेल्योर का अगर मुझे हाजमा बढ़ाना है, तो मुझे तटस्थता से अपनी स्पॉट चेक इन्वेंट्री करनी है। मुझे रोजाना अपने भावनाओं के उथल पुथल के ऊपर ध्यान रखना है। ये सूत्र बिल डब्ल्यू यहाँ पर हमको सबको समझाने का प्रयास करता है। अनुभव तो रोजाना के ही है। मेरे पॉजिटिव साइड का एक अनुभव बताता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि सोबराइटी के साथ में घर में थोड़ी सी सुख शांति आ गई,
पैसा आने लगा, पैसा बिजनेस आया, बिजनेस के साथ में पैसा आया, पैसा के साथ में प्रतिष्ठा आई, प्रतिष्ठा के साथ में समाज में और भी अन्य जो संगठन होते हैं वहां पर बुलावा आया, तो मैं कहीं किसी और संगठन के साथ में भी थोड़ी बहुत समाज सेवा वगैरह करने के हेतु मैं वहां पर भी जुड़ गया। लेकिन मैंने कभी अपना अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो बेस है वो कभी छोड़ा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं, क्योंकि समाज की रीति रिवाज अलग है। समाज में आपके ईगो को बढ़ावा दिया जाता है, समाज में आपकी वाहवाही की जाती है आपसे कुछ निकलवाने के लिए, समाज में बड़ी एम्बिशन होती है, बड़ा पॉलिटिक्स खेला जाता है, एक दूसरे को ऊपर नीचे दिखाने के लिए बहुत सारा प्रयास, और वो सबको टॉपल करके जो ऊपर तक पहुंच जाता है उसे जीता माना जाता है। फिर वो हुक और क्रुक कैसे भी करके वहां पर पहुंच जाए उसको विनर माना जाता है। ये मैंने बहुत करीब से वो दूसरी संगठन में देखा, और मैंने और अपने मेरी पत्नी ने हमने ये विचार कर लिया कि भाई अल्कोहलिक्स एनोनिमस का हमारा जो नम्रता का जो मार्ग है, ये ह्यूमिलिटी का मार्ग है, बेहतर है कि हम लोगों से जुड़े रहे, उनसे संबंध बनाए रहे, उनसे दोस्ती बनाए, लेकिन ये जो पर्सनल ग्लोरिफिकेशन का जो ये जो सब चीज है, इससे हम लोग बचना चाहिए, इससे हमने अवॉइड करना चाहिए। तो हम हमेशा से वो कोई भी जो पद आता है या कोई भी पोजीशन आती है तो नहीं 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 हम नहीं कर पाएंगे, हम यहाँ बिजी, बोलते बोलते बोलते। लेकिन अगर तुम थोड़ी सी बोलने का ट्रिक तुमको आ गया है, जो कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आके हम लोग बोलना सीखते हैं, अपने विचारों को प्रकट करना सीखते हैं, और वो भी पब्लिकली 50, 100, 200, 500 लोगों के सामने भी बोलना होगा तो अभी डर निकल गया रहता है, तो हम अच्छे ओरेटर बन जाते हैं, और ऐसे जो गुण है वो लोगों को दिखाई देने लगते हैं, और फिर वो आपको चढ़ाने लगते हैं, और फिर वो बताना नहीं नहीं आपको तो ये करना ही है, नहीं नहीं आपके बगैर और कोई नहीं कर सकता, इस प्रकार का आपको थोड़ा सा चढ़ाया भी जाता है। अब ये जब भी होने लगता है तो कितना भी मना करे, अंदर से ईगो ग्रेटिफिकेशन होने लगता है। हमारे जो जो पहले से ही बचपन से ही जो एक न्यूनगंड की भावना लेकर जो मैं बड़ा हुआ, और अभी अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में जब भी अब मैं देखता हूं कि मैं अपने आप को जैसा हूं वैसे मैं स्वीकार कर सका हूं, और उसका मैं बेस्ट स्वरूप जो है वो अपने लिए मैं बना सका हूं, तो जब भी ये सब उसकी जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आती है, लोगों से तारीफ आती है, वाह 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 क्या बात किया आपने, वाह 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 क्या आपने जनरोसिटी दिखाई, वाह 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 ये पोजीशन तो आप ही फिल अप कर सकते थे, क्या आपने ये मस्त काम कर दिया। तो ये जो है वो थोड़ा सा ग्रेटिफाइंग, इमोशनली ग्रेटिफाइंग या स्पिरिचुअली रिवॉर्डिंग ऐसी वो चीजें रहती है। और फिर सबकॉन्शियसली आप हर जगह पर एक अपना अपना पोजीशन मैंने अनुभव किया कि मैं अगर कहीं जाऊं तो सब लोग मेरे को पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं, या ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली मैं ढूंढना चालू कर दिया कि अरे मैं आया यहाँ पर, किसी ने बुलाया नहीं, किसी ने बात नहीं किया मेरे के लिए, ये नहीं किया, और मुझे रियलाइज हुआ कि ये क्या क्या हो रहा है मेरा, मतलब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मैंने जितना, मैं शायद डिजर्विंग भी नहीं था, उससे ज्यादा प्यार मुझे एए में मिला। इसके बावजूद मैं अगर दूसरे कोई जगह पे जाता हूं तो मैं वहां पर एनोनिमसली वहां पर बैठ क्यों नहीं सकता, मैं चुपचाप बिना अपना वजन दिखाए या बिना अपना टैलेंट दिखाए मैं शांति से बैठ क्यों नहीं सकता। मुझे क्यों ये अंदर से एक प्यास है, एक न बुझने वाली प्यास है कि लोगों ने मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए, लोगों ने मुझे मेरी तारीफ करनी चाहिए। फिर तू 50,000 डोनेट करेगा तो मैं ₹1,00,000 डोनेट करूंगा, क्यों, मेरे को ये बड़ेपन की क्या आवश्यकता है। सो ये बिल डब्ल्यू ने बड़ी खूबसूरती के साथ में दिया हुआ है कि हमारे अंदर का जो भावनिक संतुलन है ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ निगेटिविटी से डिस्चार्ज होता है, लेकिन ये पॉजिटिविटी भी हजम करना आसान नहीं होता है। अगर सोसाइटी में बहुत ज्यादा पैसा बहुत जल्दी आ जाए तो उसको हजम करना बहुत लोगों को पॉसिबल नहीं होता है। सोसाइटी में प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा मिल जाती है तो वो भी लोगों को हजम नहीं होता है।
मेरी खुद के साथ की जो रिलेशनशिप है उसके उसके अंदर की जो सादगी है, वो सादगी जिस दिन कॉम्प्रोमाइज हो गई उस दिन मैं भाग गया समझो। सो यहाँ पर स्पॉट इन्वेंट्री, जब डेली बेसिस पे हम लोग ये इन्वेंट्री करते रहते हैं, वो टाइम पे ये दोनों तरीके का जो डेविएशन है, दोनों तरीके का जो फिसलना है, ये हम इमीडिएटली जान सकते हैं। इसके बारे में बिल्डब्ल्यू यहाँ पर लिखते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ओवर टू यू संतोष। Yeah. Now that we are in A and sober and winning back the esteem of our friends and business associates, we find that we still need to exercise special vigilance as an insurance against big shortism. We can often check ourselves by remembering that we are today sober only by the grace of God, and that any success we may be having is far more His success than ours. Finally, we begin to see that all people, including ourselves, are to some extent emotionally ill as well as frequently wrong. And then we approach true tolerance and see what real love for our fellow actually means. It will become more and more evident as we go forward that is pointless to become angry or get hurt by people who like us or suffering from the pains of growing up. Such a radical change in our outlook will take time, maybe a lot of time. Not many people can truthfully assert that they love everybody. Most of us must admit that we have loved but a few, that we have been quite indifferent to the many so long as none of them give us trouble, and as for the remainder, well, we have really disliked or hated them. Although these attitudes are common enough, we as find we need something much better in order to keep our balance. We can't stand if we hate deeply. The idea that we can be possessively loving of a few, can ignore the many, and can continue to fear or hate anybody has to be abandoned, if only a little at a time. We can try to stop making unreasonable demands upon those we love. We can show kindness where we had shown none. With those we dislike, we can begin to practice justice and courtesy, perhaps going out of our way to understand and help them. Whenever we fail any of these people, we can promptly admit it to ourselves always, and to them also, when the admission would be helpful. Courtesy, kindness, justice, and love are the keynotes by which we may come into harmony with practically anybody. When in doubt, we can always pause, saying, "Not my will, but thine be done." And we can often ask ourselves, am I doing to others as I would have them to do me today? Should I continue? नहीं, लेट लकी। या ओके 10 स्टेप में एम आई ऑनलाइन? यस, ओके ओके, गुड। सो बिल अभी इस व्याख्यान को, इस ऐसे को आगे लेके जा रहा है। लास्ट हमने जो बिग शॉटिज्म की बात सुनी थी कि मैं जब खुश होता हूं तो फिर मैं बहुत बड़ा बनने की बात करता हूं, उसमें बिल कहता है कि जब हम इवे हैं, संयमित, स्थिर और फिर से मित्रों और सहकर्मियों को सम्मान प्राप्त कर रहे हैं, तो हमें अति सावधानी, स्पेशल विजिलेंस बरतनी होगी, क्योंकि बिग शॉटिज्म यानी खुद को बहुत बड़ा समझने की प्रवृत्ति फिर से लौट सकती है। इस अहंकार से बचने का सबसे सुंदर तरीका है ये याद रखना कि मैं आज संयमित और सफल केवल ईश्वर की कृपा से हूं, यानी कि क्रेडिट खुद को नहीं देना। जो भी सफलता मिल रही है वो मुख्यतः उसकी सफलता है, मेरी नहीं। और इसकी वजह से बिल लिखता है कि ह्यूमिलिटी जो है, विनम्रता,
हमें सुरक्षित रखती है। अगले पैरा में जिसमें बिल कहता है कि अभी हम खुद को देखने लग गए, फाइनली वी बिगन टू सी दैट, हम ये समझने लगते हैं कि हर व्यक्ति किसी न किसी हद तक भावनात्मक रूप से अस्वस्थ और गलत होते हैं, अक्सर गलत होते हैं। जब यह सच्चाई दिल से स्वीकार होती है, तभी हम सच्ची सहनशीलता और वास्तविक प्रेम को समझना शुरू करते हैं। धीरे धीरे ये स्पष्ट हो जाता है कि गुस्सा होना या आहत होना व्यर्थ है, क्योंकि जिनसे हम नाराज होते हैं वो भी हमारी ही तरह बढ़ने की पीड़ा यानी कि पेन्स ऑफ ग्रोइंग झेल रहे हैं। स्टेप 10 हमें एक नई दृष्टि देता है। दूसरों को दोष देने की बजाय हमें उन्हें समझने लगते हैं। यह करुणा और सहनशीलता की शुरुआत है। तो यहाँ पे ये पैरा में बिल ने ये भी हमें बता दिया कि सामने वाले को भी तो गलत होने का हक है ना, वो भी भावनिक रूप से अस्वस्थ हो सकते हैं। आगे चलते हैं। सच ए रेडिकल चेंज इन अवर आउटलुक, यानी कि ये जो भी हमने अभी तक पढ़ा इसके अंदर एक बड़ा परिवर्तन है। तो हमारे बड़ी दृष्टिकोण में इतना बड़ा परिवर्तन तुरंत नहीं आता, इसमें समय लगता है, शायद बहुत समय। सच कहा जाए तो हम बहुत कम लोग ईमानदारी से कह सकते हैं कि हम सबसे प्रेम करते हैं। हम में से अधिकांश केवल कुछ लोगों को प्यार करते हैं, कई के प्रति उदासीन रहते हैं जब तक वे हमें परेशान नहीं करते, और बाकी उन्हें हम नापसंद या यहाँ तक के घृणा भी करते हैं। लेकिन स्टेप 10 हमें यह बताता है कि हमारे लिए पुराना तरीका काम नहीं करेगा। हम गहरी नफरत में जीकर संतुलित नहीं रह सकते, इसलिए हमें धीरे धीरे यह आदत छोड़नी होगी कि कुछ को ही प्यार करे, बाकी को अनदेखा करे और किसी से नफरत करे। बहुत सुंदर। अगली पैरा में बिल कहता है कि हमें अपने वी कैन ट्राई टू स्टॉप मेकिंग अनरीजनेबल डिमांड्स, यानी कि हम उन लोगों से जिनसे हम प्रेम करते हैं उनसे अनुचित अपेक्षाएं कम कर सकते हैं। जहां पहले हम कठोर या उदासीन थे, वहां अब दयालु हो सकते हैं, और जिनसे हम नापसंदगी या टकराव है उनके प्रति न्याय, जस्टिस और कर्टसी, शिष्टाचार से व्यवहार करना शुरू कर सकते हैं। कभी कभी हमें उन्हें समझने और मदद करने के लिए थोड़ा आगे बढ़ना पड़ता है। यही वास्तविक आध्यात्मिक विकास है। बड़ा सुंदर ये लाइन लिखता है कि कभी कभी हमें उन्हें समझने और मदद करने के लिए थोड़ा आगे बढ़ना पड़ता है। आखिरी जो हमने पढ़ा उसमें whenever we fail any of these people, we can promptly admit it। जब कभी किसी के साथ हम गलती करें तो हमें तुरंत उसे स्वीकार करना चाहिए, पहले अपने भीतर और फिर उनके सामने, यदि यह उपयोगी हो। यानी कि पहले मैं गलती को खुद महसूस कर लूं और फिर उनके सामने वो अमेंड्स मैंने कर लेने चाहिए, सॉरी बोलना, माफ करो, जो भी है, यू हैव टू रिपेयर द डैमेज। शिष्टता, दयालुता, न्याय और प्रेम, कर्टसी, काइंडनेस, जस्टिस एंड लव, ये इसके कीनोट्स हैं। ये 4 स्वर है जिनसे हम लगभग किसी भी व्यक्ति के साथ सामंजस्य पा सकते हैं। बिल अभी हमें वो सॉल्यूशन बता रहा है, और सॉल्यूशन ये है कि गुस्सा और गलतियां और टकराव से बचने के लिए अगर हम कर्टसी, काइंडनेस, जस्टिस एंड लव, शिष्टता, दयालुता, न्याय और प्रेम, ये हमें बैलेंस में रख सकते हैं। जब हमें संदेह हो या प्रतिक्रिया कैसे दें यह ना समझ में आए कि सामने वाली परिस्थिति में अब मैं क्या करूं, मैं गुस्सा दिखाऊं, चुप रहूं, क्या करूं, तो हमें रुककर यह करना चाहिए, मेरी इच्छा नहीं, हे प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। अब बिल यहाँ पे उन क्षणों की बात करता है जब शायद हमारे पास पता नहीं है हमें, क्योंकि एक तरफ तो गुस्सा आ रहा है, दूसरी तरफ रियलाइज कर रहा हूं नहीं भाई गुस्सा तो मेरे लिए जहर के जैसा है, तीसरी तरफ पता चल रहा है कि मैं गुस्से से रुक नहीं पाऊंगा, आगे बढ़ता जाऊंगा, चौथी तरफ दिमाग में ये आता है लकी अभी तो रिकवरी में है, अभी कुछ नहीं, गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं। ये जो सारा चक्र चलता है, ऐसे में
एक तरफ तो शायद अहंकार को चोट लगी है या अपेक्षा भंग हुई है, दूसरी तरफ जो मुझे ए के अंदर से सीखने को मिल रहा है, जिस पे मेरा विश्वास है, वो सामने से कह रहा है नहीं कर। तो ऐसे में असमंजस की स्थिति होना बहुत लाजमी है। और ऐसे में एक और विचार आ जाता है, यार मैं तो गलत था ही नहीं। तो ऐसे में बड़ा सुंदर उत्तर लिखता है यहाँ पे बिल, मेरी इच्छा नहीं, हमें रुक जाना चाहिए। हमें रुक कर ये कहना चाहिए, मेरी इच्छा नहीं है प्रभु, तेरी इच्छा पूरी हो। और खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं आज दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार कर रहा हूँ जैसा मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ करे। ये मैंने पहले भी कई बार पढ़ा है। ये धर्म की लाइन है, धर्म से मतलब प्रभावित लाइन है, लेकिन ये बहुत असरदारक लाइन है, बहुत ही असर करती है। क्या मैं आज दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार कर रहा हूँ जैसा मैं चाहता हूँ कि वे मेरे साथ काम करें। क्योंकि मेरा नजरिया ये होता है कि अगर मैं गलती करूं तो कोई मुझे माफ कर दे, यार छोटा सा तो हुआ है, छोड़ दे, कहाँ बड़ा नुकसान हुआ है। जबकि सामने वाला गर्म हुआ जाता है और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि गलती छोटी है तो छोड़ दे। क्या ऐसा ही मैं सामने वाले को बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता हूँ? तो इसमें आत्मनियंत्रण, विनम्रता और आध्यात्मिक दिशा का सरल पर शक्तिशाली अभ्यास हमारे लिए लाजमी है। दैट्स इट भूषण। आई थिंक समय पूरा हो गया है, 10:30 बज चुके हैं और आपने काफी अच्छी तरीके से इसको विस्तृत रूप से बताया गया है कि एक सिंपल सी बात उन्होंने कही है कि किसी भी तरीके का भावनिक उथल पुथल, यानी मेरे जो रिश्ते हैं वो या तो लव या तो हेट वाला रिश्ता है, तो मेरी न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, लविंग डिटैचमेंट होनी चाहिए हर रिश्ते में। हर व्यक्ति को गलतियां करने का अधिकार है जैसे मुझे है, और जैसे मैं अपने आप को माफ कर देता हूँ वैसे मैंने बाकी लोगों को भी माफ करना सीखना चाहिए। अगर मैं स्पिरिचुअली ग्रो कर रहा हूँ, इमोशनली ग्रो कर रहा हूँ, तो बाकी लोग भी तो इमोशनली ग्रो कर रहे हैं। तो ये जब भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या गलतियां होती है, कभी मेरे से कभी औरों से, इट इज ऑल अ पार्ट ऑफ द गेम एंड टू नॉट टू मेक इट अबाउट यू। ये सब जो चीजें है ये तुम्हारे बारे में है ही नहीं, लोग ऐसे ही होते हैं, तुम भी वैसे ही हो। तुम अपने आप को अभी समझने का प्रयास कर रहे हो, सुधारने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन लोगों को तो अभी भी ग्रो होने में बहुत टाइम है। सो मेरी रिलेशनशिप जो है वो मेरी जो देखने का नजरिया है वो हेल्दी हो, सबकी तरफ सिमिलर हो, सबके तरफ प्यार भरा हो। सबके ऊपर शायद मैं प्यार नहीं भी कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने उनको एटलीस्ट इज्जत और न्याय दृष्टि से उनकी तरफ मैंने पेश आना चाहिए। ये एक बैलेंस्ड इमोशनल ह्यूमन बीइंग का सीक्रेट यहाँ पर बिल्डर हमारे साथ में शेयर कर रहे हैं कि एंटायर पर्पस ऑफ 10th स्टेप इज टू अचीव इमोशनल बैलेंस। जो मेरा मेंटली मैं उथल पुथल दिन भर, सुबह उठने को बीवी ने काम बोला, वहां से सटक गई, वहां से लेके रात को सोने को मैं गया और वापस बेड में से उठ के कुछ लाइट बंद करना पड़ा, वहां तक हर प्रकार की भावनिक उथल पुथल, चिड़चिड़ाहट, परेशानी, डर, हर प्रकार का जो भाव है उस भाव को समझकर, समेटकर, उससे अलिप्त होकर मेरा दिन अगर मैं खत्म करता हूँ, अंत करता हूँ उस दिन का, तो अगले दिन आई विल बी, मैं अगले दिन मैं जब भी उठूंगा तो विदाउट एनी इमोशनल हैंगओवर में उठूंगा और नए दिन के प्रति नई उत्सुकता से, नई एनर्जी के साथ में मैं तैयार हो जाऊंगा। ये भाव ये 10वें कदम का है। बस हम फिलहाल यही रोकते हैं। एक 3-4 पैराग्राफ बचे हुए जो अगले मीटिंग में लेकर फिर 11वें के कदम की तरफ मुड़ेंगे। जी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद भूषण जी, लक्ष्मी जी एंड संतोष जी। बहुत मार्मिक और सुंदर विश्लेषण है। और हम मीटिंग सेरेनिटी प्रेयर से समापन करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि बहुत सारे हमारे दोस्त अपने अनुभवों को रखना चाहते हैं
तो मीटिंग के बाद में हम कंटिन्यू कर सकते हैं, सवाल जवाब भी ले सकते हैं। मेरे मन में एक ही बात इन सब इसमें आई कि सक्सेस इज गॉड गिवन एंड फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी खुद की हो, भगवान की नहीं है। थैंक यू सो मच। और प्लीज ज्वाइन मी इन द सेरेनिटी प्रेयर। गॉड God, God, grant the serenity, grant us the serenity accept the things we cannot face, to accept the things we cannot face, courage to change the things we can, courage to things we can, and wisdom to know the difference. and wisdom to know the difference. और अगर कोई भाई और शेयर करना चाहता है तो हैंड रेस कीजिए या अनम्यूट करके आप शेयर कर सकते हैं।